हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है। और वही ज्योमेट्री का कौन सा सीरीज चल रहा है, तो थ्योरी का सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री का थ्योरी का आज जो होगा वह क्या हो जाएगा, क्लास 4 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ज्योमेट्री का आज क्या है, क्लास 4 होगा। इससे पहले क्लास 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाकर वह 3 वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4। चूँकि हो सकता है कि इस टॉपिक में कुछ ऐसी बातें आएगी जो हम लोग पिछले वीडियो में यानी क्लास 3 में या 2 में पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्लास 1, 2, 3 जो हुआ है इसका पिछला वीडियो वो आप देखिए, इसके बाद क्लास 4 को देखिए तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कहा रहा है। पहला फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजा को जिन बिंदु पर काटती है वे भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्या कहता है पॉइंट, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज के, तो ठीक है, तो एक त्रिभुज के, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे दिए ABC। अब देखिए पॉइंट के अनुसार चलते हैं। एक त्रिभुज के, तो एक त्रिभुज हो गया। एक भुजा के, तो एक भुजा, अब 3 भुजाएं हैं। अब आपकी मर्जी, इसमें से जो भुजा लेना है वो ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने BC को सेलेक्ट किया, ठीक है, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब अब इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचना है तो आप यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से, जहाँ से भी कहिएगा वहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ से इसके समांतर एक रेखा खींच दिए। अब ये AB को D बिंदु पर काट रही है और AC को E बिंदु पर काट रही है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि जिन 2 बिंदुओं पर काटते हैं, इस बात को देखिए, जिन 2 बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदु पर काट दिया, वे बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ये जो बिंदु हो गया, इस भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, इसका भी अनुपात समान होगा। यानी हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि इसके लिए लिखेंगे AD बाई DB, मतलब ये AD बाई DB इक्वल होगा किसके, तो AE बाई EC के। ठीक है, कि AB बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। लेकिन कब, ये कंडीशन में याद रखिएगा कि जब ये दोनों रेखा समांतर हो तब जाकर ये दोनों का अनुपात भी समान होगा। कोई जरूरी नहीं कि आप AD और बाई DB ही लिखिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि AD, ठीक है, AD अब बाई AB भी लिख सकते हैं, AD बाई AB भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन ध्यान में रखना कि इधर जिस अनुसार से लिखा गया इधर भी उसी अनुसार से लिखेंगे। मतलब यहाँ क्या लिखें आप, AD, ठीक है, AD, तो इधर के लिए क्या लिखेंगे, AE। फिर यहाँ देखिए बटा में आप क्या लिखे हैं, AB, तो AB पूरा भुजा है, तो यहाँ पे पूरा भुजा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं कि BD बाई, अब यहाँ देखिए BD के बाद आप DA लिखिए, चाहे BA लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहिएगा तो BD अब बटा में BA भी लिख सकते हैं इक्वल। बस शर्त यह ध्यान में रखना है कि इधर जो हम लिख रहे हैं बस यही कंडीशन को इक्वल में इधर फॉलो करा लेना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए BD लिखे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, CE Y। यहां देखिए फिर BA लिखे हैं, B से A की ओर, तो यहां क्या लिखेंगे, CA। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कब, कि अगर कोई त्रिभुज कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को वह समान अनुपात में बांटती है। ठीक है, समान अनुपात में कैसे बांट रही है इससे, अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होगा, सो ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए कि कभी दे दिया कि इसकी भुजा की लंबाई दे देगा कि ये AD 5 सेंटीमीटर है, ये आपको दे देगा कि मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से अगर ये वाला भुजा दे दिया जाए कि ये 10 सेंटीमीटर है तो आपको कहेगा ना कि पूरा AC निकालने के लिए कह देगा, या कभी कह देगा EC निकाले, तो कभी ये निकालने के लिए कहेगा, कभी ये टोटल निकालने के लिए कह देगा। तो इतना बाई इतना, इतना बाटा इतना, फार्मूला पर सेट करेंगे, यहाँ से EC का वैल्यू निकल जाएगा। जब EC का वैल्यू निकलेगा तो पूरा आप AC भी निकाल सकते हैं। आई होप कि यह चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सो देखिएगा तो देख लीजिए क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो कितने बार यूज होगा वह पता नहीं, जब चैप्टर आएगा, जब ये देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब इसका प्रॉब्लम क्लास करेंगे, जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो इतने बार इस सब का यूज होगा, इसकी कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका पॉइंट क्या कहा गया कि वृत्त के केंद्र से, क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, कहां से डाल रहे हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या पॉइंट हो गया, सो देखिए मान लीजिए कि ये आपका कोई वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसका नाम मान लीजिए कि O दे दिए। ठीक है, अब इस वृत्त के केंद्र का नाम O हो गया। अब कह रहा है कि केंद्र से जीवा, तो पहले तो आप जीवा जानिए, तो कोई एक जीवा खींच लेते हैं। अब कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ जीवा क्या होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब वृत्त आप बनाते हैं तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, और परिधि से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा, जैसे इस यहाँ से एक बिंदु लिए और एक बिंदु यहाँ होगा, मान के चलिए एक छोटा सा हम वृत्त अगर बना दें तो इस वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो मान लीजिए वृत्त पर एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। अब ये दोनों बिंदु को अगर हम मिला दें तो ये जो लाइन कहलाएगी यही कहलाती है जीवा। आप इधर से खींच सकते हैं, इधर से जैसे खींच सकते हैं उस तरीके से खींच सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका केंद्र था, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हटा लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये भी तो एक प्रकार की जीवा हो गई जो केंद्र से होकर गुजरती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं, तो वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और एक और सबसे जरूरी चीज़ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। चूंकि आप देखिए यहां से अगर ये भी खींचेंगे तो जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी जीवा कौन होगा, यह होगा। अगर इसके नीचे आते हैं तो फिर इससे छोटा ही होगा, है ना। तो सबसे बड़ी जीवा जो होगा वही क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। चलिए अब इस पॉइंट पे आते हैं। ये चीजें अभी चर्चा हुई इसलिए इसको थोड़ा सा हम बता दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये केंद्र हो गया, ये कोई जीवा हो गया। अब इस केंद्र से यहाँ पे लंब डाला गया, क्या कहा गया कि लंब डाल दीजिए। जब लंब डाल दीजिए, मान लीजिए इसका नाम हम डी दे दिए, जब यहां से लंब डाल दिए तो ये क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित, मतलब क्या कि ये ए बी जो जीवा था ये दो भागों में बट जाएगा, यानी ए डी इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी डी या डी बी, जो भी लिखना है सो लिख सकते हैं। ठीक है, कि ए डी बराबर होगा बी डी के या डी वी के, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। स्पष्ट हो गया होगा कि अगर केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाती है। यहीं से एक चीज और क्लियर करिएगा, अगर मान लीजिए हम कि इसको मिला देते हैं तो आप इसका क्या नाम दीजिएगा, अगर ये मिल गया तो ये केंद्र हुआ और ये क्या हो गया, परिधि हो गया। और केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, और त्रिज्या को कौन चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया। अब एक प्रकार का ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर आपको यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू निकालने के लिए कह देगा तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ये आपका कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब मतलब क्या, ओ डी स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार कौन हो जाएगा, डी वी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं तो रूट अंडर आ जाएगा, यानी त्रिज्या का जो वैल्यू निकलेगा रूट अंडर ओ डी स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को दूसरी भाषा में क्या लिख देंगे, सो ध्यान दीजिए, या आर बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर बराबर रूट अंडर ओ डी स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए डी बी, ध्यान से देखिएगा डी बी, आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर है,
तो हम dB को पूरा AB तो लिख सकते हैं ना, AB/2, चूंकि पूरा AB जितना होगा उसका आधा करेंगे तभी तो dB निकलेगा। मान लीजिए कि पूरा अगर 8 सेंटीमीटर था तो ये 4 होगा, तो पूरा 8 के आधा करेंगे तभी तो AB²। तो आप कभी इसका यूज हो सकता है, कभी इसका भी यूज हो सकता है, ठीक है। कि त्रिज्या डिपेंड करेगा कि आपको जीवा की लंबाई दे दिया है कि डिपेंड करेगा कि ये इसकी लंबाई दे दिया गया है, तो दोनों में से जिसका भी लंबाई देगा उससे आपका यह निकल जाएगा। तो याद करने वाली यहाँ बातें कौन सी हो गई कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को वह क्या करता है, समद्विभाजित कर देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सो देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसी, ध्यान से देखिएगा, कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। वृत्त की समान जीवाएं, अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई वृत्त हो गया, इसका ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया और उसका केंद्र हो गया। अब इसमें क्या कहता है, देखिए समान जीवा, इस बात को ध्यान से देखिएगा, यानी जीवा इक्वल है। तो मान के चलिए कि अगर हम एक यहां से ये जीवा खींच लिए AB, कोई दूसरा जीवा जो कि इसी के इक्वल हो, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये जो केंद्र है, ये केंद्र के एक ही तरफ तो समान जीवाएं होगी नहीं, जब भी जाएंगे तो केंद्र के ऊपर की तरफ जाएंगे, या हो सकता है कि आप ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान के चलिए कि एक दूसरी जीवा हम यहाँ ऐसे ले लिए CD। अब क्वेश्चन ही कह रहा है या पॉइंट कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं, यानी जीवा इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो ये जो केंद्र था, इस केंद्र का नाम हम लोग क्या दिए, मान लीजिए कि केंद्र का नाम O दे देते हैं। तो ये केंद्र से जो इसकी दूरी होगी ये वाला, और इधर से अगर मिला दे तो ये दूरी, मान लीजिए इसका नाम हम D कर दें, और इसका नाम, सॉरी D तो नाम पहले से ऑलरेडी है तो चेंज कर देते हैं, इसका नाम M कर देते हैं और इसका नाम N कर देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि OM मतलब केंद्र से इसकी दूरी इक्वल होगी किसके, ON के, ठीक है। अगर जीवा समान है तो उसका केंद्र से दूरी क्या होगा, समान होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दो जीवा ऐसे ही खींची गई, कोई जरूरी नहीं है कि आप उस तरीके से खींचिए, और भी तरीके से खींच सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, एक जीवा यह हम लोग खींच लिए AB, हो सकता है कि जीवा इधर से भी तो ऐसे कट जाए, तो यह आपका मान लीजिए कि CD हो गया। तो भी अगर दोनों जीवा समान है, जीवा अगर समान है, इसका मतलब कि केंद्र से इसकी दूरी भी क्या होगी, समान होगी। अगर इसका नाम MN कर दें, यहाँ O था, तो फिर कहेंगे कि OM जो होगा वह ON के बराबर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया कि जीवा अगर समान है तो केंद्र से उसकी दूरी भी समान होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सो देखिए, और ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने बार इसका क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में पता नहीं, इतना बार ना क्वेश्चन आ चुका है कि क्या बताएं आप लोग को। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त, एक ही वृत्त खंड का कोण समान होता है। अब आधा को ये चीज पता नहीं है बच्चे को कि वृत्त खंड क्या होता है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा वृत्त खंड जानते हैं, इसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं। वृत्त खंड कुछ नहीं होती है, छोटी सी बातें हैं। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त हो गया, ये वृत्त का आपका केंद्र हो गया, ठीक है। अगर एक जीवा के जैसे ही खींचते हैं, तो अगर ये जीवा खींचने से क्या पता चला कि वृत्त जो है दो भागों में बट गया। अब ये नहीं करें कि बराबर भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। जैसे कि एक ये नीचे वाला भाग हो गया और एक जो हो गया ये ऊपर वाला भाग हो गया। इस लाइन की वजह से दो भागों में बट गया। अगर कोई गोलाकार, अगर कोई कागज का टुकड़ा है, हम उसको कैंची से कहीं से काटते, दो भागों में बट जाएगा, तो दोनों भाग जो कहलाएगा सो क्या कहलाएगा, वृत्त खंड कहलाएगा। तो आपका ये नीचे वाला पार्ट भी वृत्त खंड कहलाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट भी वृत्त खंड कहलाएगा। जब हम लोग क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, इसी में आता है त्रिज्य खंड। तो वो चीजें हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ज्यामिति में सिर्फ वृत्त खंड का चर्चा हो रहा था, वृत्त खंड क्या होता है आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इस पॉइंट पे। तो अब इस पॉइंट पे अगर आते हैं तो इस पॉइंट में क्या कहा गया सो ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट में कह रहा है कि वृत्त खंड, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वृत्त हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, मान लीजिए कि O। अब कह रहा है कि एक ही वृत्त खंड, एक ही वृत्त खंड कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई जीवा है AB, ठीक है, तो एक ऊपर का पार्ट या एक नीचे का पार्ट, तो एक ही मतलब अगर देखने से लग रहा है कि छोटा है,
ऊपर वाला देखने से लग रहा है कि बड़ा है, तो बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटा वाला को लघु वृत्तखंड कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा वाला को क्या कह देंगे, तो बड़ा वाला को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और ये छोटा है तो छोटा वाला को लघु वृत्तखंड कहते हैं। चलिए अब हमको दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में नहीं जानना था, हमको क्या जानना है वो देखते हैं। तो अगर यहाँ कहा कि एक ही वृत्तखंड, मान लीजिए एक कोई वृत्तखंड हम लोग दीर्घ ले लेते हैं, तो दीर्घ वृत्तखंड है और यहाँ से अगर कहीं परिधि पर कोई एक एंगल बना दिए, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे डी दे दिए, ये कोई एंगल बन गया, ठीक है। अब यही जीवा से या यही चाप से, चाप मतलब ये वाला जो होता है दिख रहा होगा, ये कर्व जो होता है इसको चाप बोलते हैं और इसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम हो गया चाप और इसका जो नाम हो गया सो जीवा। इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जीवा क्या होता है और चाप क्या होता है। ये आपका चाप हो गया, चाप आप बालों में लगाने वाला देखते होंगे, चाप बालों में जो चाप लगता है वो क्या सीधा रहता है, हल्का सा कर्व रहता है, तो हल्का सा कर्व रहता है मतलब जो ये कर्व हो गया ये चाप हो गया और ये जो हो गया सो जीवा हो गया। अब देखिए ये जो जीवा था या ये चाप कहिए जो भी कहना है, इससे एक परिधि पर कोण बना और यही जीवा से या यही चाप से अगर परिधि पर कहीं और कोण बना दे, कहीं भी कोण बना दे एक जगह, मान लीजिए इसका नाम ई दिए, तो ये दोनों जो होगा वह इक्वल होगा। याद रखिएगा, एक ही चाप से या एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण हमेशा समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो देख लेते हैं। मान के चलिए कि आपसे हम क्वेश्चन पूछ ले इस प्रकार से, अगर कोई आकृति दी जाए, ये आपका केंद्र मान लीजिए कि है, और देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछ लेता, कभी कभी ये भी पूछ लेगा। फिलहाल तो हम लोग इसका चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ये चीज़ अगले क्वेश्चन में इसको करते हैं। अब आपको इतना दे दिया जाए, यहाँ नाम डी है और यहाँ ई है, मान लीजिए कि ये कोण आपको हम कह देंगे कि 50 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। तो आराम से कह सकते हैं ना कि ये जो कोण बना, ये दोनों देखिए, ये ए बी एक क्या है, चाप है, और एक ही चाप से अगर हम परिधि पर जा रहे हैं और एक ही ओर जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि सर ऐसे भी तो एक चाप है ए बी, मान लीजिए ये ए बी एक चाप हो गया और यहां से हम परिधि पर चल गए और यही चाप से हम परिधि पर आ गए। अभी दोनों तो परिधि पर ही जा रहे हैं, चाप तो कहेंगे ए बी ही, कि ए और बी से, ए बी ध्यान से देखिएगा, ए बी से हम यहाँ डी पर गए और ये ए बी से ही हम ई पर आ गए, लेकिन क्या दोनों एक ही ओर है? देखिए यहाँ पे एक ही वृत्तखंड का चर्चा हो रही है, तो क्या एक ही वृत्तखंड है? यहाँ पे एक ही वृत्तखंड नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मिला देंगे तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो इसका बाद में अब इसमें देखते हैं। जब ये 50 डिग्री है तो आप इसका भी वैल्यू क्या बोलेंगे, 50 डिग्री बोलेंगे ना। क्यों 50 डिग्री बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे 50 डिग्री ताकि आप कह सकते हैं कि ए बी एक चाप है और ए बी से ही हम जा रहे हैं डी पर और ए बी से ही जा रहे हैं ई पर, तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आ जाए इस तरीके का फिगर आपको दे दे, अब मान लीजिए यहां हम दे दिए कि ये आपका 70 डिग्री है, हम आपसे पूछेंगे कि इसका वैल्यू बताइए, तो कोण ए ई बी, ए ई बी, अब इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी से बता दीजिए, और इसका जवाब हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा ए ई बी का। जब यहाँ पे आपको 70 डिग्री दिया हुआ है तो इसका वैल्यू बताइए। अगर आपने क्लास 3rd देखा है तो आंख बंद करके भी इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि हम कल इसका सॉल्यूशन भी बताए थे, इस पर क्वेश्चन भी 1-2 करके बताए थे, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि यहाँ इसका ए ई बी का वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, क्या कहा गया कि किसी चाप द्वारा, याद रखिएगा अब चाप अभी क्या होता है हम बता दिए हैं, तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। अब देखिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। इस पर फोकस करेंगे कि 2 गुना होता है। अब भाषा पढ़ के आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इसका फिगर पे आते हैं कि क्या कहता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई वृत्त हो गया, ठीक है। अब वो कोई वृत्त हो गया तो अब देखेंगे क्या कहता है कि वृत्त
किसी चाप द्वारा। चलिए अब कोई एक चाप ले लेते हैं, चाप समझ रहे होंगे आप लोग, ये वाला जो होता है सो चाप कहलाता है, अभी जस्ट बताए हैं ए बी। अब एक और बात समझिए, चाप में अगर ये देखने से लग रहा है, अगर हम मान लीजिए एरो ऐसे दे देते हैं तो ए बी एक चाप है, और इधर से अगर ऐसे चलते तो बी ए भी तो एक चाप है, ये पूरा, तो इसको कहेंगे लघु चाप, और यहां से इसको कहेंगे दीर्घ चाप। जनरली इसको सूचित करते हैं ए बी, और ऐसे सिंबल दिया जाता है, तो ये ए बी चाप हुआ। अगर कहीं मिल जाए बी ए चाप, ठीक है, तो जब बी ए चाप मिल जाएगा तो बी ए के लिए क्या करेंगे वह ध्यान दीजिएगा, चल ध्यान दीजिएगा, जब बी ए चाप कहेगा, अगर ए बी चाप कहेगा तो देखिए ए बी चाप यह है, तो यह मतलब कि लघु चाप के बारे में बात हो गई। लेकिन बी ए मतलब बी से ए पर जाना है, और एरो ऐसे दिया हुआ है, मतलब यहां से आपको स्टार्ट करना और ये जाएगा, तो बी ए का मतलब हो गया दीर्घ चाप, ये चीज ध्यान रखिएगा, और ए बी का मतलब हो गया लघु चाप। ठीक है, तो चाप समझ में आ रहा होगा कि B से A की तरफ जाएंगे, और एक हो गया A से B पर जाएंगे, दोनों अलग अलग बातें। कभी भी ये मत समझिएगा कि AB और BA चाप इक्वल होता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, इक्वल होगा कब, जब वृत्त के व्यास पर होगा तो दोनों कहेंगे कि अर्धवृत्त हो गया, जब अर्धवृत्त हो गया तो दोनों चाप इक्वल हो गया। लेकिन अगर व्यास पे नहीं है तो चाप कभी भी AB और BA चाप इक्वल नहीं होता है। चलिए अब इस पॉइंट पे आते हैं जो मेन मुद्दा था आप लोग का। ये आपका मान लीजिए कि केंद्र है, अभी AB कोई चाप है। अब इस चाप से हम क्या करते हैं कि कोई कोण बना देते हैं परिधि पर, और इसी चाप से, ये चीज मेन मुद्दा है कि AB चाप से हम यहां से देखिए, यहीं से हम परिधि पर जा रहे हैं और यहीं से हम केंद्र पर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर का 2 गुना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ कितने डिग्री का एक कोण बनेगा, 2x का कोण बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण AOB, AOB ये जो इक्वल होगा किसके, तो 2 कोण ADB के। ठीक है, अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज कहाँ होता है, सो देखिए, अभी जस्ट बोलिएगा कि सर आपने तो बताया कि केंद्र पर जो कोण बनेगा वो परिधि का दुगना होगा, तो परिधि का दुगना होगा तो फिर ये केंद्र पर तो ओ कोण था, तो फिर दुगना इसको करना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, इक्वल किया, तो अरे ये छोटा होगा तो जो छोटा है उसी को 2 से गुना करेंगे तभी तो बड़ा वाला के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक बार शॉर्टकट में समझ लीजिए, सीधी बात है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा परिधि पर का 2 गुना होगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट करके भी आप सोच सकते हैं कि परिधि पर जो कोण बनेगा वो केंद्र का आधा होगा। एक क्वेश्चन अगर आपको हम दे दें, मान लीजिए कि ये आपका सामने एक क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा अभी लाइट कट गया जिस कारण से दिक्कत हो गई, ठीक ना। चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन कह दिया, देखिए ए बी कोई चाप है, ए बी कोई चाप है, इससे केंद्र पर कोण बना और इसी से यहाँ परिधि पर कोण बन गया। ठीक है, हम बता दिए अभी जस्ट यहाँ पे कि केंद्र पर जो कोण बनता है वह परिधि पर का 2 गुना होता है। तो अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कोई एंगल, मान लीजिए हम दे दिए कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है 40 डिग्री, मे बी कि 40 डिग्री, तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं ना कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कह सकते हैं कि परिधि पर जब 40 डिग्री है तो केंद्र पर तो इसका 2 गुना बनेगा। तो जब यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ कितने डिग्री हो जाएंगे, 80 डिग्री हो जाएंगे ना, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन जस्ट इसी पर हम लोग और करते हैं, हम ये फिगर को रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और देखिएगा हम एक क्वेश्चन देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। अगर मान लीजिए कोई कि इस तरीके का कोई आकृति दे दिया जाए, ये तो सेम टू सेम है ही, अगर हम यहीं से ऐसा आकृति दे दें आपको, ठीक है, और मान लीजिए कि हम एक वाला कह दें कि यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल है, मे बी यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल है, तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए जब वो वाला 100 डिग्री हो गया तो कौन, इसका हम कुछ नाम लिख देते हैं ई। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि ए ई बी, ये वाला जो एंगल है कोण ए ई बी, ये कितने डिग्री का होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो अब देखिए अभी जस्ट ये चीजें बताएं, उस पर आप इस पर यूज कर सकते हैं। फिर वही बात बोलेंगे, कल हम एक चीज बताए थे चक्रीय चतुर्भुज, कल बताए थे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में क्या बताए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोणों, सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस उसी का यूज करेंगे यहाँ। पहली बात देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये ए बी एक चाप है, ए बी एक चाप है। ए बी से देखिए हम केंद्र पर जा रहे हैं कि नहीं, कि ए बी से हम केंद्र पर जा रहे हैं, और फिर देखते हैं तो ए बी से केंद्र पर गए और ए बी से फिर कहाँ गए, परिधि पर गए। तो अगर केंद्र पर 100 डिग्री का कोण है तो परिधि पर कितने का कोण बनेगा? अभी जस्ट यहाँ पे देखे हैं कि केंद्र पर अगर 80 है तो परिधि पर 40 है, मतलब इसका आधा कोण बनता है। याद रखिएगा, परिधि पर आधा, केंद्र पर 2 गुना। तो जब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 50 डिग्री का। अब देखिए एक बातें और, ए ई बी डी ए, ई नजर आ रहा होगा। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं। देखिए ये वाला जो आकृति है जो हम लाइनिंग अभी कर रहे हैं, जरा इस फिगर को आप देखिए, कौन सी का फिगर है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि ए ई बी डी जो है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, है चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर। तो जब ये एंगल दिया हुआ था, हमसे ये पूछा गया था, तो जब ये 100 था तो ये वाला 50 हो गया। और आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना? 180। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो जिसमें कि ये कितना है? 50 है। तो ये कितना बचेगा? तो 180 माइनस 50 अगर कर दें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 130। बताइए, तो ये चीज थ्योरी जब क्लियर होगा तब जाके क्वेश्चंस बनेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि एक थ्योरी का क्वेश्चंस एक ही में अप्लाई होगा। अब बताइए, कल हम लोग यानी पिछले क्लास में, क्लास 3rd में हम लोग पढ़े थे चक्रीय चतुर्भुज, उस चक्रीय चतुर्भुज का यहाँ यूज हुआ। साथ ही साथ अभी जस्ट ये वाली जो बातें पढ़े इसका भी तो यहाँ यूज हो गया। यानी कि थ्योरी एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो बार बार इसलिए कहते हैं कि अगर आप क्लास 4th देख रहे हैं और क्लास 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए ताकि पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो साथ साथ लाइक भी करते चलिएगा। लास्ट में क्या होता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और आगे फिर बढ़ जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो, बहुत सारे वीडियो आने वाले समय में आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं और लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है आज का। तो लास्ट पॉइंट कह रहा है इसमें कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या कहा गया? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो पहले तो अर्धवृत्त जानते हैं, तो चलिए पहले हम पूर्ण रूप से वृत्त बना लेते हैं। ये आपका केंद्र हो गया। अब ये अर्धवृत्त का क्या मतलब कि वैसी रेखा जो केंद्र से, वैसी रेखा का या वैसी जीवा कहिए कि वैसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है तो यह वृत्त को 2 भागों में बांट देती है, तो इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त मान के चलिए ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट। अर्धवृत्त तभी होगा जबकि कोई जीवा जो होगा वो केंद्र से होकर गुजरे। अब कहता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मतलब क्या होता है कि अगर यहां से कोई परिधि पर कोण बना देते हैं इस प्रकार से, यहां नाम दिए डी, ठीक है, तो यहां जो ये एंगल बनेगा ये समकोण होता है। और कैसे समकोण होता है उसको भी आप जानते हैं। आप जनरली जानते हैं कि कोई एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर मान लीजिए ए बी कोई रेखा खंड हो गया, यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए ओ है, तो ये जो एंगल बना ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो एक सीधी रेखा पर आप जानते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए ये केंद्र हुआ, यहाँ पर टोटली कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और अभी जस्ट पिछला वीडियो, ये चीजें सॉरी वीडियो खड़े है, पिछला पॉइंट में आपने पढ़ा कि एक ही चाप से, यहाँ देखिए केंद्र पर भी तो कोण बना, परिधि पर भी तो कोण बना। तो जब केंद्र पर 180 डिग्री का है तो परिधि पर क्या होता है? जस्ट यहाँ पे बताए थे कि आधा होता है। तो जब यहाँ 180 है तो यहाँ क्या होगा? 90 हो जाएगा। और यही बातें है, इसका यूज बहुत होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा कि अगर अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त की पहचान क्या होती है? तो अर्धवृत्त की पहचान है कि हमेशा वो केंद्र से होगा। अगर कोई जीवा जाती है, केंद्र से होकर कोई जीवा जाती है, तो इसका मतलब ये जो जीवा है वृत्त को 2 भाग में बांट देगा और फिर बराबर बराबर, तो ये अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 5 में एक नए वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।